अभी मैं आपसे ठीक है, अभी मैं आपसे बोलूं कि यदि ये बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का, यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना, ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या बोल सकते हो कि जो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बेसिकली अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ने देखा कि जो भी आइसोमर्स हैं उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, करेक्ट। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि हम लोग एक प्रॉपर्टी कल हम लोग ने डिस्कस करा था, डाइपोल मूवमेंट। यदि डाइपोल मूवमेंट डिफरेंट आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स के लिए, करेक्ट, आ रहा था, देखा था हम लोग ने, जिसका डाइपोल मूवमेंट के जो वेक्टर सम था, जो रिजल्टेंट था, जिसका ज्यादा था उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, सिस का डाइपोल मूवमेंट अलग आ रहा था, ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट अलग आ रहा था। जनरली ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, बट ऐसा हम लोग याद नहीं करेंगे कि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट जीरो ही आएगा, ठीक है। अब समझते हैं जरा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, यही होगा ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट पर जब लिक्विड वेपर में बनना शुरू हो जाए, मतलब ये प्रोसेस क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन। अब इधर यदि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड 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 में क्या होता है, इंट्रैक्शंस होते हैं। जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ओवरकम कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, यदि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि एक एक बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कौन से इसमें इंटरेक्शन होंगे या किस टाइप के इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे, तब हम बोल सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है। जैसे हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था कि यदि यदि आपका कंपाउंड कहीं पर है तो उसके साथ क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो सकता है, करेक्ट। यदि हम लोग बात करें H2O की, या हम लोग बात करें, चलो हाइड्रोकार्बन की बात करें, CH3OH का और CH3OCH3 का, ठीक है, CH3OCH3 का, ये क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये कंपाउंड कैसा है आपका, पोलर कंपाउंड, ऐसा है पोलर। यदि ये पोलर कंपाउंड है तो इसका टेंडेंसी क्या होता है, आयंस क्रिएट करने का, आयंस बनाने का। और आयंस होगा तो क्या आएगा, डाइपोल मूवमेंट आएगा। डाइपोल मूवमेंट आएगा तो इनके बीच में आयंस यदि होंगे, डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेंगे। और यदि इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, वो सारे कंपाउंड वो सारे कंपाउंड जिनके बीच में इंटरेक्शंस है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, उन सारे कंपाउंड का रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, नॉन पोलर से। अरे जहां पर इंटरेक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पर भी डिस्कस करा था। यदि ऐसा कुछ था जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, वहां पर मैंने क्या बोला था, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। क्लियर है, उसके पीछे पर्पस क्या था, क्या बताया था मैंने, कि पहले जो इनके बीच में इंटरेक्शन था, हाइड्रोजन होने की वजह से इनके इंटरेक्शन क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। और यदि इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो हमें टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम। आगे समझ, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, the boiling point of a compound, boiling point of a compound
boiling point of a compound depends on boiling point of a compound depends on the intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction existing between कहां तक छूटा है आप लोग का ऑनलाइन? कहां तक लिखा है? बिटवीन। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। The boiling point of a compound, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। The boiling point of a compound depends on the intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction existing between two molecules. Existing between two molecules. Existing between two molecules. If a compound has strong forces, if a compound has strong forces of attraction, compound has strong forces of attraction, then boiling point is high. Then boiling point is high. ठीक है, आगे समझ में? अब सोचो बेटा, यदि ऐसा कोई कंपाउंड है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे एक CH3 है, एक CH2, बेसिकली CH3 है, एक सपोज CH4 है, एक CH3 है और दूसरा CH3 CH2 CH3। इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अभी हम लोग ने जो सीखा उसमें हम लोग ने क्या सीखा था कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट पर मैं आऊंगा, पर इधर पे मैं पहले एक पॉइंट बताऊं, मैं अब सारे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखना सीखेंगे। यदि ऐसे कंपाउंड, ये तो नॉन पोलर है, यदि नॉन पोलर कंपाउंड का आपको क्या देखना हो, बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट सभी क्लियर? बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल बोल सकते हैं ये क्या है बेटा, होमोलॉग्स है। CH2 का डिफरेंस है, होमोलॉग्स है। यदि ये CH2 का डिफरेंस है, होमोलॉग्स है, तो होमोलॉग्स का क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलॉग्स। यदि होमोलॉग्स दे रखे हैं तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट? पहला पॉइंट लिखो, among homologues molecular weight increases, van der Waals forces 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 increases, boiling point also increases, boiling point also increases।
यदि आपको याद हो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। अच्छा देखना, यदि सपोज ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट, यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, समझना ध्यान से कैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो गई है, समझ, ठीक है। यदि सपोज आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, मतलब ये है एक ये मॉलिक्यूल, ठीक है, एक दूसरे पेन का कैप क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा या दो मार्कर के बीच में होगा, इसके और इसके जैसा मार्कर मार्कर के बीच में, तो इधर पे कोई चार्जेस तो डेवलप होने नहीं है। यहाँ पर टेंडेंसी क्या होगी, आपको पता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, लंदन फोर्सेस, लंदन एंड डिस्पर्सन फोर्सेस पढ़ाया था, याद है, कौन कौन से बताए थे, नहीं याद ना, पढ़े लिखे हैं कहीं, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स लेके आओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसने किसने बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए हैं, बनाए हैं ना, आधे बना लिए, जब सुन लिए कुछ नहीं है, करो उसको रिवाइज करके आओ, केमिकल बॉन्डिंग पूरा नोट्स बना के लाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा बेटा क्या होगा, सरफेस एरिया, ये मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस यदि आपको कभी भी चेक करने जो सरफेस एरिया ले, वो किस तरीके से उनका, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स यदि इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनका अट्रैक्शन। क्लियर है ये बात, तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर है, नोट कर लो इसको, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यदि मैं आपसे पूछूं ये, इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, इसका फिर इसका, क्लियर है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आ गया, तो ये पहला पॉइंट सभी क्लियर है। डन। यदि आपके पास, यदि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक कंपाउंड है जहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और दूसरा क्या है जहां पर सिंपल या नॉन पोलर, बताओ जरा कहां पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एक जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, एक जगह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और तीसरा क्या है, नॉन पोलर, कहां पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का, क्योंकि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इंटरेक्शंस में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, बॉन्ड वॉल, फिर उसके बाद, क्लियर है, आगे समझ में। यदि कहीं पर डाइपोल डाइपोल, कहीं पर डाइपोल मोमेंट आ रहा है और कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हाइड्रोजन, क्लियर है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल, और क्लियर है, करो इसको, हेडिंग डाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर डाइपोल डाइपोल का, उसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड्स का,
डाल सकते हो वॉन डेर वाल फोर्सेस का। आगे समझिए। जरा हेडिंग डालो। चलो हेडिंग मत डालना, ऐसे लिखो, या हेडिंग डालना है तो डालो। फॉर चेन आइसोमर, फॉर चेन आइसोमर। यदि ऐसे कोई कंपाउंड है, देखना ध्यान से, मतलब बेसिकली सपोज एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड क्या है, सपोज ये। अब इन दोनों में यदि आपको पता करना हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो कैसे करेंगे, क्या आएगा, कुछ गेस करो, सोचो क्या आ सकता है। देखो देखो अभी अभी क्या सिखाया मैंने, ये दोनों नॉन पोलर है। यदि नॉन पोलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उनमें इंटरेक्शंस होंगे, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना। करेक्ट। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है। इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि कहीं पर बेटा ब्रांचिंग, यदि कहीं पर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे, हाँ, और मॉलिक्यूलर वेट सेम है इसलिए मैंने आइसोमर बोला है। ठीक है, क्या बोला था मैंने, हेडिंग 6 आइसोमर। यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, कहीं पर भी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रांचिंग मतलब देखो ये ब्रांच पॉइंट, तो स्ट्रेट चेन का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इससे ब्रांच। आगे समझ क्लियर है। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, इसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे तो आप इस तरीके से क्या कर लोगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, उनको ब्रांचेस से चेक कर लेना। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो उसका क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हो गया, हो गया सभी का। अब देखो जरा, लिख लिया ये सभी ने, नोट्स बनाओ बैठ के, कोई ऐसे ही आराम से लेक्चर नहीं देखेगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए लेक्चर देखो, आसपास से होना है। इधर देखो जरा, यदि आपका ऐसा कोई कंपाउंड, मतलब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे पहुंचते हैं, यदि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक ये बेसिकली एक सिस बना के दिए, यदि है cis, और ये ट्रांस दिया, यदि आप इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यदि हमें पता करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अब हम कैसे करें।
मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सरफेस एरिया भी ऑलमोस्ट सेम, करेक्ट। और सरफेस एरिया आएगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट आ रहा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, करेक्ट। क्या आप बताओ जरा, किसका आपके हिसाब से डाइपोल मूवमेंट, किसका, तो सॉरी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए? अभी भी सिखाया, जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अब डाइपोल मूवमेंट निकालो, किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? नहीं आया? किसका ज्यादा हो रहा है? इतना तुम लोग डरते क्या हो, बोला करो ना, इतना टाइम लगना चाहिए था क्या? नहीं लगना चाहिए था। क्या है, इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा, जबकि इसका इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो, और इसका नॉट जीरो, बड़ा होगा जीरो से, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, ज्यादा। और जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यदि ज्यादा होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सिंपल बोल सकते हैं, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, more polar geometrical isomer has higher boiling point, has higher boiling point, has higher boiling, ठीक है। चलो इसमें बताना जरा, लिख लिया ये नोट किया? अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसमें आंसर करना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या, जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा था ये बता रहे थे किसका ज्यादा किसका कम, वही काम इधर करना है। बस अब आंसर क्या करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ठीक है। तो सपोज 1000 है, इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ए और बी? सभी लोग आंसर करो, ए और बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आंसर आना चाहिए सभी का।
ये एबीसी है, तो इनका बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इनमें से ऊपर? पहले वाले का ज्यादा आ रहा है, ए का ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है, इसका बताओ। हो सकता है, ठीक है, चेक करेंगे, इसका करो। हो गया? क्या आ रहा है देखो जरा, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? देखो बॉइलिंग पॉइंट देखना है, मतलब आपको डाइपोल मोमेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो देखो जरा, इसका किस डायरेक्शन में होगा? इसका इस डायरेक्शन में होगा, और इसका इस डायरेक्शन। इसका क्या होगा? इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, और इसका इस डायरेक्शन। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, करेक्ट? इसमें क्या होगा? ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये इधर, ये दोनों आपस में कुछ कैंसिल आउट होंगे, करेक्ट? और इसमें इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। बट इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड ही होगा। CH3 कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? इसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो क्या होगा, ऐड ही होगा, ठीक है? यदि कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड होगा तो क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ जाएगा इससे, इससे। और यदि इसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के कहते हैं। आगे समझ, इस तरीके से कर लेंगे। इसका क्या होगा आंसर, एबीसी। लास्ट क्लास में भी कराया था, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, जैसे अभी तक बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और कुछ बताया, कोई सरफेस एरिया ज्यादा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, करेक्ट? ये सीखा। अब हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सोचना है कि यदि मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए ज्यादा होगा, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्या होगा, सोचो क्या आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, मतलब मोर इंटरेक्शन से क्या जा रहा है, कम इंटरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है यदि उधर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए,
करेक्ट। तो इधर भी सेम आएगा बात, यदि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। करेक्ट। कभी लकड़ी को बर्न करे हो, लकड़ी वुड ये नहीं करे, कभी देखा है? जो लकड़ी होती है यदि पतली लकड़ी है उसको जलाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्क्वायर टाइप की, यदि जलाने को आपको बोला जाए तो ज्यादा टफ। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? सोचो, क्योंकि उधर पे वो ज्यादा सिमेट्रिक होता है, उधर पे इक्वली डेंस होते हैं हर जगह। यदि आप स्क्वायर टाइप का वुड को लोगे तो उधर क्या होगा, इक्वली डेंस होगा, हमेशा सिमेट्रिकल होगा। यदि आपको किसी चीज को तोड़ना है या फोड़ना है और बहुत अच्छे से सिमेट्रिकल है, बहुत ज्यादा टफ होगा। यही पे कहीं पर कुछ एक आध पोर्शन निकले होते तो हम लोग उसको ग्रेप अच्छे से करते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। करेक्ट। वैसे ही क्या होगा इधर हाइड्रोकार्बन में, आपको समझना है यदि कोई सिमेट्रिक है, यदि आपका जो नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड का, यदि सॉलिड सिमेट्रिकल है तो उसमें फायर लगाना या बर्न करना उसको क्या हो जाएगा, टफ हो जाता है। सेम ऐसे ही इधर ही, यदि कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसको मेल्ट करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो उसमें इंटरेक्शंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। यदि कोई चीज टूट नहीं रही तो हम लोग क्या बोलते हैं, मजबूत है। और यदि कोई चीज मेल्ट नहीं हो रही तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा है। और सिमेट्रिकल यदि कंपाउंड की बात करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या इसका जो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ज्यादा, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा। क्लियर? तो सिंपल हमने अभी तक क्या सीखा, दो चीज। एक तो इंटरेक्शंस मतलब यदि उसके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा तो मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और यदि आपका ऐसा कुछ हो कि कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल, यदि कंपाउंड बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है तब भी क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे अभी आपने सीखा कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। बट फिर सेम केस पे यदि कोई छोटा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे पूछूं, कंपाउंड ऐसा है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अभी इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इनमें कौन से इंटरेक्शंस होंगे, कॉन्टैक्ट बॉन्ड इंटरेक्शन। मैंने अभी आपको सिखाया जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट। इसमें वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो इंटरेक्शन ज्यादा, इसके हिसाब से ऑर्डर करना ये। बट ये कंपाउंड कैसा है, सिमेट्रिकल, चारों तरफ से बराबर है, इस तरफ से भी एक कार्बन, इस तरफ से पूरा सिमेट्रिकल है। इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल। यदि कोई कंपाउंड सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, वो बहुत अच्छा सिमेट्रिकल है, और बहुत अच्छा सिमेट्रिकल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यदि ए बी सी में यदि मैं पूछूं तो सी का सबसे ज्यादा, फिर इनमें तो कोई ऐसा सिमेट्रिकल कंडीशन है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्या समझ में, आगे समझ में सिमेट्रिकल वाला केस? ठीक है, तो इसी को मैं लिखा रहा हूँ, लिख लो फिर ये लिख लेना। मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग डाल रखे हो, लिखो जरा मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, melting point of an organic compound, melting point of an organic compound depends upon its packing in solid state. Melting point of an organic compound depends upon its packing, depends upon its packing in solid state. In solid state, the packing depend on following factors. The
packing depend upon following factor. First लिखो intermolecular force of attraction. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बताया था, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन, जैसे उधर लिखा था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा ज्यादा होगा। फिर डाइपोल डाइपोल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद नॉन पोलर लिख सकते हो वन बाय वन, ठीक है नोट करो इसको। समझ। दूसरा पॉइंट लिखो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, symmetry of the molecule in geometrical isomers, in geometrical isomer, in geometrical isomer the trans isomers are more symmetrical, trans isomers are more symmetrical that of cis isomer, that of cis isomer. So trans form have higher melting point than cis form. So trans form have higher melting point than cis form. क्लियर है, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका। क्लियर है, इसको रखना नहीं है, एक जनरल बात है, बट जनरली 90% केसेस में क्या होगा आपका ये सही हो जाएगा, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल देन cis, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज क्या होगा, ट्रांस इज मोर देन cis। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखो, molecular weight increases, molecular weight increases, molecular weight increases, van der Waals forces increases, van der Waals forces increases, melting point increases, melting point increases। ओके समझ गए। यदि मैं आपसे पूछूं RCOH और RCOOR इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, यदि ये पूछा जाए आपसे इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फर्स्ट वाले का, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट, क्लियर है ये बात, ये नोट करो। यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और इन तीनों में जो मैंने अभी आपको
क्या ऑर्डर हो जाएगा? इसका ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इधर क्या लिखोगे? सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्डर वॉल फोर्सेस, और वॉन्डर वॉल फोर्सेस यदि ज्यादा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। करेक्ट। ये तो ये हो गया। इसका क्या बोलोगे? ये ज्यादा, ये फिर ये, क्योंकि ये किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ, करेक्ट, सिमेट्री की वजह से। और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? वाटर वॉल। नोट करो। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा, कोई लीव नहीं करेगा। ये कंप्लीट होने वाला है आइसोमेट्री, इसके बाद नया चैप्टर आज ही शुरू होगा, कोई छोड़ना मत। क्लियर ये बात? हो गया। अब देखते हैं जरा हम लोग, सपोज ये दो कंपाउंड है, बताओ जरा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि आपने याद कर लिया है ट्रांस का ज्यादा होता है किससे? सिस से। देखो जरा ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है क्या? ऐसे देखा करो। इधर देखोगे तो ऊपर तरफ क्या, दोनों भारी एटम है, भारी एटम है Cl, और नीचे क्या है? तो नीचे से हल्का यदि है तो इधर से आग लगाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इधर क्या है? इस तरफ HCl बराबर, इस तरफ HCl इसके बराबर, इस तरफ भी क्या है? HCl, इस तरफ भी क्या है? क्या चारों तरफ से सिमेट्रिकल है? ऊपर भी से HCl, नीचे भी HCl, बाजू में भी HCl, इस तरफ भी HCl, चारों तरफ क्या हो गया? सिमेट्रिकल। ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ट्रांस इज ग्रेटर देन। आगे समझ। आगे
इसमें पूछा जाए आपसे, इसमें क्या होगा? कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, फिर ये, फिर सबसे कम। करेक्ट। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आगे समझ। नेक्स्ट हेडिंग डालो वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू डिसॉल्व एनीथिंग इन द सॉल्वेंट। ठीक है, उस सॉल्वेंट की बेटा एबिलिटी जो अपने आप में कितना ज्यादा डिसॉल्व कर सके, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना ज्यादा डिसॉल्व हो सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबल कंपाउंड, या उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। करेक्ट, ये बात ठीक है। अब अच्छा सोचो किसका वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? वाटर मैंने बोला, इसका मतलब कंपाउंड कैसा है? पोलर। ये आप सबको याद होगा, मैं बोला हूं बहुत बार, लाइक डिसॉल्व लाइक। बोला है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जैसा कंपाउंड होगा वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कंपाउंड आपका पोलर है या नॉन पोलर। यदि कंपाउंड पोलर होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। यदि कंपाउंड नॉन पोलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी। करेक्ट, आगे समझ। ठीक है, तो ये हम लोग बात याद रखेंगे। तो अच्छा ये बताओ, यदि पोलर तो ठीक है, पोलर है, अब पोलर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? पोलर ही कंपाउंड सारे यदि हैं, वो जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। जैसे कहीं पर यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और कहीं पर सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो कहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा है। इंटरेक्शन ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा है तो क्या होगा? कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व। क्लियर है? तो इधर ये इसमें भी बोल सकते हैं हम कि वाटर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मूवमेंट। जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? बोल सकते हैं ना इतना पक्का? बोल रहा हूं। इसमें भी क्या होगा? सेम, यदि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, और इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो नॉन पोलर हैं वो सारे। क्या है वो? नॉन पोलर है। नॉन पोलर में क्या होगा? उनमें उनका जो इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव नेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यदि सॉरी, सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और यदि इंटरेक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है? क्लियर है? लिखो जरा सॉल्युबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लो लाइक डिसॉल्व लाइक। यदि पोलर ज्यादा है तो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? अब यदि वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या? उसमें नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा है। करेक्ट, इधर हम लोग क्या बोलेंगे? यदि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसमें वॉन्डर वॉल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी?
सिंपल मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH, तो इनमें क्या होगा, किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? सिंपल, क्लियर है, क्योंकि उसमें वंडर वॉल मतलब नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। करेक्ट, आगे समझ में इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर पोलर, पहला पॉइंट तो ये था मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, मोर पोलर more geometrical isomers, more polar, more geometrical isomers is more soluble in water. बेसिकली मोर पोलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे, मोर पोलर होंगे किसमें, वाटर, क्योंकि उनकी वो पोलर ज्यादा है, पोलर यदि ज्यादा है इसका मतलब क्या, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसका जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, करेक्ट, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सेम सवाल में फिर से आपसे पूछूं, C डबल बॉन्ड C C2H5 और H ये है, और C इधर C2H5 इधर H है, इन दोनों में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, पता करो, इन दोनों में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। क्या आया, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, हाँ, सेकंड फर्स्ट, सेकंड का ज्यादा आ रहा है क्या, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका क्या इस तरफ, इसका
इस तरफ इसका इस तरफ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका इसका क्या है, ये दोनों ऐड हुए और इसमें क्या होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और उसमें क्या होगा, कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो इसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा सॉल्यूबल। कंफ्यूजन, इन दोनों में क्या था, इन दोनों की कैंसिल आउट हो गई, ये बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, इधर देखो, एक बार और देखो, थोड़ा कुछ इधर ये है, सपोज इसका इस डायरेक्शन, इसका इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि इसके मैग्नीट्यूड से कुछ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा ही होगा, बट एक से ज्यादा होगा, इसके ज्यादा में इसका यदि ऐड हो जाए तो इन दोनों के एंगल से कुछ ये हो जाएगा, तो ओवरऑल कुछ ज्यादा ही आएगा। इस सबका वेक्टर समझ का आगे समझ क्लियर है। अब जरा नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होती है, कोई मॉलिक्यूल यदि ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी कम है। कोई मॉलिक्यूल यदि ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है, उसका एनर्जी कम है। और एनर्जी कम कब होगा, जब उनके बीच में रिपल्सन कम हो। रिपल्सन यदि ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हमें क्या पता करना है, अब हम लोग यही देखेंगे किसमें रिपल्सन ज्यादा हो। ठीक है, सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज आपके पास ये सेम कंपाउंड है, इधर एक CH3, इधर CH3, इधर C2H5 और इधर ये है, और ठीक है, यदि ये दो कंपाउंड है, इनमें आपको पता करना है कौन ज्यादा स्टेबल। स्टेबल कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इनके क्या करेंगे, रिपल्सन चेक करेंगे। रिपल्सन क्या, कौन से इधर रिपल्सन हो सकते हैं, एक तो बेटा इधर पर इनकी साइज की वजह से वंडरवॉल रिपल्सन हो सकता है। ये जो इतने बड़े बड़े एटम है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है, जो कि क्या होगा, वंडरवॉल रिपल्सन। करेक्ट, तो इधर पे, इधर देखो इस कंपाउंड में ये तो दोनों छोटे, ठीक है, ठीक है, यदि इसका इसके साथ रिपल्सन देखें, इसका इसका रिपल्सन देखें, दो टाइप के रिपल्सन, एक ये रिपल्सन और एक ये रिपल्सन। और इधर क्या है, एक ये और एक यही है ना, हर जगह HCH3, इसमें क्या CH3 तो HCH3 और CH3 से किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा उसमें रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा। तो साइज किसमें बड़ा है, इन दोनों में, तो इनमें रिपल्सन क्या है, तो इनमें रिपल्सन यदि ज्यादा है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। एनर्जी यदि इसकी ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। करेक्ट, और क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा उतना ज्यादा क्या, और या तो ये बोल सकते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग।
क्राउडिंग मतलब भीड़भाड़। इधर देखोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इधर क्या होगा, इनका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो मैं रिपल्सन की बात कर रहा हूँ, ये दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसके लिए मैं क्या सही वर्ड लिख सकता हूँ, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, करेक्ट। ये मेरी बात ऐसे समझ में इतना सिंपल क्या बोल सकते हैं, इधर पर स्टेरिक रिपल्सन क्या, इधर देखिए स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इधर पे स्टेरिक रिपल्सन क्या है, लेस। ठीक है, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो सिंपल ये याद मत कर लेना कि ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस डीएसएस। जनरली क्या होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस से, बट ये जनरली ही है। ठीक है, जैसे सपोज ये एग्जांपल आ जाए, इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। ये दिख रहा है क्या, सेम बना देंगे। इसी के लिए एक से एक ट्रांस है।
आया? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से। क्या आ रहा है बोलो? ये ज्यादा आ रहा है, यही आ रहा है ना बेसिकली। ये सबका आ रहा है क्या? अच्छा ये क्यों आ रहा है बताओ तो। सही है, क्योंकि ये नीचे वाला मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है तो ये क्या करेगा, इन दोनों को भी इक्वली रिपेल करेगा, जबकि ये इस वाले कंपाउंड में ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल सिर्फ इसको रिपेल कर पा रहा है। तो इधर पे क्या हो रहा है, ओवरऑल ज्यादा रिपल्सन आ रहा है एज कम्पेयर टू। तो इधर इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू। ये रहेगा, है समझ में? नोट कर लो इसको। तो देखो इधर क्या आ गया, सिस ज्यादा स्टेबल आ गया शाम से। रटना नहीं है किसी भी चीज को, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? इस जिस तरीके से देखना सिखाया उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बड़ा मॉलिक्यूल इन दोनों को रिपेल करेगा, जबकि ये बड़ा मॉलिक्यूल सिर्फ इसको रिपेल कर पाएगा। तो ओवरऑल रिपल्सन इधर कम होगा, इधर ओवरऑल रिपल्सन। क्लियर है समझ? नोट किया ये, रख कर दो। अभी हम लोग आगे देखते हैं अभी। तो सपोज एक क्वेश्चन है, कुछ भी ए ए बेसिकली मैं क्या बनाया हूँ, एक क्वेश्चन है ए बी और ये क्या है आपका, ठीक है? अब मेरे को बताओ जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको सिखाई, ठीक है? चलो इससे पहले एक मिनट इधर देखो। अच्छा ये क्या होता है, ये सपोज CH3H CH3H और HCH3H यदि ये कंपाउंड, इसको हम लोग यदि ये कंपाउंड है, ये क्या स्ट्रेस, ये क्या है ट्रांस। आपको पता है ये ज्यादा स्टेबल होगा, करेक्ट? ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यदि बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटाना, मतलब हाइड्रोजनेशन क्या कराना है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके दो H, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। अब ये बताओ यदि ये ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या इसका हाइड्रोजनेशन होगा? ये नहीं चाहेगा ना। यदि ये ज्यादा स्टेबल है, आप यदि स्टेबल फॉर्म में तो कहीं क्यों जाओ, यदि ये कम स्टेबल है तो ये हाइड्रोजनेशन करेगा, करेक्ट? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना कम क्या होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सिंपल क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to, जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि वो हाइड्रोजनेट ही नहीं चाहेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। आगे समझ? ये हो गया आपका हीट ऑफ समझ?
इसका ये ट्रांस सेम क्या होता है हीट ऑफ कंबशन, क्या होता है सेम हीट ऑफ कंबशन। कंबशन भी क्या है, आप किसी को बर्न कर रहे हो उससे जितना एनर्जी रिलीज हो उसको क्या बोलोगे आप, हीट ऑफ कंबशन। और जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा उतना कम क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन। तो उसमें भी लिख सकते हो हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों की ये केसेस है, ये चांस है, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई सब लिखो, सबका ऑर्डर लिखो, ए ज्यादा होगा बी ज्यादा, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई सबका। सबसे पहले कहां से शुरू करोगे, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन। करेक्ट, इस सारी प्रॉपर्टीज को आपको बताना है, किसका ज्यादा होगा ट्रांसफर। क्वेश्चन समझ में आया? लिखा क्या? हो गए सारे? करो जल्दी करो, हुआ? पीछे हो गया क्या? सबसे पहले यदि बात करूं डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? हाँ, इसका ज्यादा होगा किससे? करेक्ट, इसका जीरो हो जाएगा, ये इससे ग्रेटर है।
करेक्ट। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, या नेक्स्ट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, किससे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो क्या होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा, किससे, सिमेट्रिक। करेक्ट, आगे समझ में थे ना। नेक्स्ट बात किया जाए यदि, क्या था नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस की ज्यादा होगी क्योंकि वो पोलर है। करेक्ट। नेक्स्ट किसका क्या था, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, सिस से। हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, सिस ज्यादा हो जाएगा ट्रांस से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई। ठीक है, कोई पूछे सिमेट्री किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा सिमेट्रिक था, क्लियर। तो ये इधर पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। तो हम लोग ने स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल दो आइसोमेरिज्म पढ़ लिए। जो बाकी है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन वो हम लोग कर। ठीक है, 11th में आपके इतना ही क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डालो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग डालो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट किया है सभी ने, यस सर। क्या हेडिंग डालोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले, अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े, आईयूपीएसी देखे और आइसोमेरिज्म। ठीक है, किस टाइप के आपके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं उसकी देखें, कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, कितने आइसोमर हो सकते हैं, किस किस कंपाउंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, डिफरेंट है, जबकि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है, कैसे आपके कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं वो देख लिया आप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईस्टर, कीटोन, सारे सारे देखे हम लोग ने। सबके बारे में समझा कैसे क्या है वो, उनका नाम क्या लिखेंगे, उनका प्रीफिक्स सफिक्स, ये सारी बातें हम लोग कर लिए। उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हमें समझ में आ गया। अब बेसिकली हम लोग सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे, ये समझते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, ये यदि हमसे पूछा जाए कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा, किस किस से रिएक्ट करेगा, नॉर्मली आपको क्या पता है, यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन होने का मतलब उसमें कुछ चेंज आ जाता है। नॉर्मली जो केमिकल चेंज होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज सभी को पता है, जब उनका क्या हो जाए, आइडेंटिटी चेंज हो जाए, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मली केमिकल चेंज, जो कि क्या होते हैं नॉर्मली या जनरली रिवर्सिबल होते, इरिवर्सिबल होते हैं, जो वापस नहीं कभी आते। बट इसमें ऐसा कभी ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकते, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है जो वापस भी आ जाते हैं। सिंपल मैं क्या बोलूं कि जहां पर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन जब केमिकल चेंज होता है तो होता क्या है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। करेक्ट, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कौन किसको देगा, ये भी समझने की जरूरत है। कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा,
कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो सकता है, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यदि कोई अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव बनाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस बनाएगा। और लेगा कौन? बहुत बेसिक कॉमन सेंस चलता है, इधर भी एकदम कॉमन सेंस चलता है। यदि कॉमन सेंस से चीजें करोगे ना तो सही आएगी। अभी कॉमन सेंस को ही सेंस में लाना, समझना ध्यान से। यदि आपका कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे, डोनेट करे, तो उसके पास क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ जाएगी। करेक्ट। यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे या उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है? उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, या मैं ये बोल सकता हूँ उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन रिच है। करेक्ट। अब यदि सोचो, एक सामने बेटा डिफिशियंट है, एक सामने रिच है, इन दोनों में यदि केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच डिफिशियंट को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, और नया कंपाउंड कुछ फॉर्म करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हो गई केमिकल रिएक्शन। एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, केमिकल चेंज हुआ, इसको आप क्या बोल सकते हो? केमिकल रिएक्शन। करेक्ट। अब हम लोगों को नॉर्मली, हम लोग यदि बेटा कोई आर से पी बनाते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, यदि कोई ए से यदि बी बन रहा है तो जिससे बन रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यही सीखा है। करेक्ट। बट इधर पे हमें थोड़ा सा, हम लोग क्या करेंगे, नेमलिंग हमारी बदल, यहाँ पे क्या आ जाता है? सबस्ट्रेट। ठीक है। सपोज यदि क्या है, ए से बी यदि फॉर्म कर रहा है सी प्लस डी, नॉर्मल आप बोल सकते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, जब यदि सपोज आपके पास कोई एक ऐसा एटम है जो कि क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस बना दिया मतलब उसके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को रिंग देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग अभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, इसने इस पर अटैक कर दिया, क्या बोलते हैं? इसने इस पर अटैक किया, और इस एजेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? अटैकिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ही देगा, किसी को भी जाके अटैक ही करेगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अटैकिंग एजेंट, रिएजेंट। करेक्ट। ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली रिएक्टेंट बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोल देते हैं, सबस्ट्रेट। ये क्या है? ये प्रोडक्ट बना, तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियर? बस इधर पे हम लोग इनको थोड़ा सा अलग से नेम बोलने लगते हैं। हाँ, रिएक्टेंट बोलोगे कुछ गलत नहीं है, बट इधर पे हम लोग कुछ स्पेशल ना, जो अटैक कर रहा है उसको अटैकिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट। ओके, क्लियर है ये बात? तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, ऐसे एस और आर से क्या बना देते हैं? ठीक है। या नॉर्मली इधर पे आप प्रोडक्ट पी। ठीक है। तो ये क्या होगा? अटैकिंग एजेंट। ये क्या होगा? सबस्ट्रेट। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। और इसमें भी क्या होता है, बीच में कई बार प्रोडक्ट बनने से पहले हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन हो जाए? इंटरमीडिएट, मतलब जो बीच में बने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ फॉर्मेशन हो, किसी भी स्पीशीज का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये लिखो S प्लस R, मतलब ये बना देगा इंटरमीडिएट, इधर I लिख लो और नीचे लिख लेना इंटरमीडिएट। ठीक है। फिर इधर पे P लिख लेना। तो इनके मतलब भी लिखना है आपको। इसका मतलब क्या लिखोगे? अटैकिंग रिएजेंट,
तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएजेंट बोल देते हैं। इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो अटैकिंग रिएजेंट, बार बार अटैकिंग बोलने से अच्छा क्या हम लोग इसको रिएजेंट बोल देते हैं, और जिस पर ये अटैक करता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट। क्लियर है ये, आगे समझ में इतना। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इन सब के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बताता है, सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, अटैकिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, आपके इंटरमीडिएट किस तरीके के फॉर्मेशन हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे उसके बारे में। ठीक है, यही आपका ये बेसिकली जीओसी फर्स्ट है, जीओसी में पढ़ते हैं, जीओसी 1 जीओसी, अभी तो मैं सिर्फ तुमको जीओसी 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, देख लेंगे जीओसी 2 भी अभी। ठीक है, ये आगे समझ में, जीओसी 1 है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये लिखा सबस्ट्रेट अटैकिंग एजेंट, ये समझ में आ गया ना सभी को, कैसे बेसिक नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नोट किया ये। अभी जो अटैकिंग एजेंट है, सॉरी, ये जो सबस्ट्रेट है, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअली में 4 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है रेजोनेंस, थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, आगे समझ। तो अब हमें एक एक करके इन चारों के बारे में, ठीक है, अब समझते हैं, इनकी हमें पढ़ने की जरूरत है। लिखाइए, लिखिए चारों, रब कर दूं। अब इनमें से मैं सिर्फ अभी इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग डालो, इंडक्टिव इफेक्ट। अब समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट में सपोज आप, अब आपको किसकी बात करनी है, बेसिकली हम लोग रिएजेंट के बारे में पढ़ गए, मतलब आपके रिएजेंट में किस टाइप का इफेक्ट है। रिएजेंट में देखो, रिएजेंट जो बेसिकली जो सबस्ट्रेट थे वो क्या थे, उन पर अटैक हो रहा था हमेशा, करेक्ट। अटैक कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो अब हम लोग, हमारे पास जितने भी रिएजेंट है, सपोज ऐसा कुछ रिएजेंट, अपने पास ऐसा कुछ सबस्ट्रेट है, ठीक है, करेक्ट। अब इसमें क्या, कहां पर अटैक कर सकते हैं, कहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, कहां पर पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, ये हमें समझना। ठीक है, तो क्या है ये, एक्स है, ये हेलोजन है, करेक्ट। यदि ये हेलोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करने की, करेक्ट। ये कि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, पार्शियली
नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या है पार्शियल। अब ये नेगेटिव इस तरीके से क्या हुआ, इधर पर बेटा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, या मैं ये बोल सकता हूँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या हो रहा है, जस्ट टेंडेंसी है, होता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं ट्रांसफर होने वाला है, जस्ट इसलिए पार्शियली बताया है ना मैंने। ये पार्शियल तब बनाता हूँ जब जहां पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, सिर्फ टेंडेंसी होती है। तो पार्शियली यदि फॉर्म किया, इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इसका मतलब क्या, इसके इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो थ्रू सिग्मा, क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे इफेक्ट को, ऐसे इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये नहीं होता तो क्या ये होता, नहीं होता। तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर हो, उसको आप क्या बोलोगे, इंडक्टिव। और यदि ये हमेशा, यदि कभी भी कोई भी RX होगा, ये हमेशा रहेगा। यदि X है तो X की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की है, करेक्ट, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की हमेशा है। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या बोलेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रहेगा। अब यदि किसी अटैकिंग एजेंट को आके अटैक करना हो तो कहां पर करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर तो करेगा ना, क्योंकि इधर क्या इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन और इस कार्बन में सबसे ज्यादा डिफिशियंसी किस पे, जो जितना पास होगा इससे, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खींचने, इतने ज्यादा इसको भी ये खींचेगा, क्योंकि इससे कम होगा, ये बोलेगा भाई तुम क्यों, मेरे से तुम ये ले रहा तो मैं इससे खींचूंगा, बट ये कम खींच पाएगा, तो इसके ऊपर क्या है पार्शियली डबल पॉजिटिव, मतलब और कम, इधर कुछ और कम, करेक्ट, तो इससे ये और कम। अब इन तीनों में उसको अटैक करने का ऑप्शन तो कहां करें, जहां पर ज्यादा पॉजिटिव बन रहा हो, जहां पर ज्यादा डिफिशियंसी हो, तो ज्यादा गरीब है उसी को दान करना चाहिए, है ना। वैसे ही क्या, यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा है तो वही अटैक करेगा। तो हमें हमारी क्या हेल्प हो रही, हम सबस्ट्रेट को समझ पा रहे हैं, कहां पर सबस्ट्रेट पर अटैक होगा, बीइंग अटैक। सबस्ट्रेट क्या होता है, बीइंग अटैक, मतलब उसके दिख रहा है क्या, वीडियो ऑन दिख रही है, यस सर। विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की। और जब कभी इस तरीके से कहीं भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये क्या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, उसको आप क्या बोलोगे, इंडक्टिव। क्लियर है, आया समझ में, शॉर्ट में समझाऊं एकदम, क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ होने की जो टेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। इसको देखो दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये जैसे मैं जैसे क्या हूँ, जैसे मेरे को अपनी बेइज्जती नहीं करानी, ये कार्बन है, अब ये ज्यादा पावरफुल है, ये क्या कर रहा है, इससे खींच रहा है, बट कार्बन ये भी तो बोल सकता है मैं दे रहा हूँ, बोल सकता है ना। जैसे मेरे से कोई जबरदस्ती लेके जाए तो मैं क्या बोलूंगा, तुम लोग को क्या बताऊंगा, मैंने दे दिया, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होते हैं, दो टाइप के, एक माइनस आई और एक प्लस आई। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है प्लस आई और एक माइनस आई। माइनस आई मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट का इफेक्ट, देखो ये दो एटम है तो ये इन दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट होगा, इन दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट होगा। इसका क्या होगा, माइनस आई, जबकि इसका क्या होगा। ये वो आदमी है जो क्या बोल रहा है, मैंने दिया, और ये वो आदमी है जो बोल रहा है मैं, अभी एक्स ने लिया है, चाहे इसको कोई दिया हो या वो खुद लिया हो खींचा हो, बट ये बताएगा सिर्फ एक ही बात, अपना तो सबको ही भौकाल दिखाएगा ना, क्या बोलेगा, मैंने विड्रॉ करे। तो माइनस आई किसको बोलेंगे, वो सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी उनको क्या बोलोगे आप, माइनस आई। और वो सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन, अब इसकी भी बेइज्जती नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। क्लियर है, आगे समझ में सभी को। जो बेसिकली दे रहा है वो माइनस आई, जो ले रहा है, सॉरी जो दे रहा है वो प्लस आई, जो ले रहा है वो माइनस। क्लियर है, आगे समझ, दिखा दूं, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग डाला था। अच्छा ये बताओ एक चीज और लास्ट में, इसमें क्या ये यदि कभी CX बॉन्ड कहीं पर भी बना हो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, हमेशा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा। तो क्या किसी के आने से या किसी के जाने से इसमें कोई फर्क पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो टेंडेंसी उसको चेंज होगी। तो मैं इसको क्या बोल, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट, ये किसी के आने या किसी के जाने से चेंज नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट अपना परमानेंट इफेक्ट। ओके, तो लिखो जरा इसमें, it is a permanent displacement effect, it is a permanent displacement of, it is a permanent oblique displacement of electrons, it is a permanent oblique displacement of electrons towards more electronegative element, towards more electronegative element known as inductive। क्लियर है ये, अब हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स। डालो कैरेक्टरिस्टिक्स, कब कब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तब ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये देखते हैं। डालो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नोट कर लो, जिस तरीके से मैंने पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव बनाया, इसको ड्रॉ कर लो। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेटा डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जा रहा है, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम फॉर्म हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आई है ना, बहुत यूज होगी, बहुत यूजफुल बात है। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। बहुत जगह मैं यूज करूंगा इसको, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है।
करेक्ट। इस कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू इस कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक, it is arises due to electronegative difference, due to electronegative differences. सेकंड लिखो, it is operated by sigma bond, pi electron do not interfere. It is operated by sigma bond, pi electron do not interfere. लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, it is a distance dependent effect. It is a distance dependent effect. It is a distance dependent effect and decreases with increases in distance. ठीक है, और it is shown by this. इसका मतलब ये मैं क्या बनाऊंगा, यदि इंडक्टिव शो करेगा तो मैं क्या बनाऊंगा, इधर से इस डायरेक्शन में इंडक्टिव पे शो करेगा. It is shown by this. It is shown by this. Next देखो, it is a additive property. 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 ठीक है, इसलिए इतना ठीक है. अब ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स होते हैं, प्लस और माइनस. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो उनको, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो, जो डोनेट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक. प्लस आई इफेक्ट तो क्या, इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग, करेक्ट. और इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप. जो ये विड्रॉ करते हैं इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ठीक है, ठीक है. हेडिंग डालो, प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई माइनस आई समझ में आ गया. ठीक है, से कोई नहीं प्लस आई माइनस आई नहीं समझ में आया. प्लस आई माइनस आई समझ में आ गया. वो सारे ग्रुप जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. और जो वो सारे ग्रुप जो डोनेट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, करेक्ट. डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, ये
कम होते जा रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आगे समझ में ये बात। अच्छा एरो ड्रॉ करना, बताना किस डायरेक्शन में आपका इंडक्टिव इफेक्ट। यदि ऐसा कुछ है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करेक्ट। ये इस वाले इस तरफ कुछ डायरेक्शन में एरो बनाना पड़ेगा, करेक्ट। इससे ये खींचेगा, इससे कुछ ये खींचेगा, बट ये इससे Cl क्या करेगा, इससे खींचने लगेगा, Cl इससे खींचेगा, तो ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, करेक्ट। आगे समझ। इस तरफ वाले क्या करेगा, सारे ये खींच लेगा, इस तरफ वाले सारे। ये मत बनाना सर कि अब इन दोनों में सर एक ही डायरेक्शन में तो होगा, इस बार ये क्या करेगा बेचारा, इस तरफ देगा या इस तरफ देगा, ठीक है। डिस्टेंस के साथ क्या होगा, कम ज्यादा होगा, समझ गए। तो ये डिस्टेंस पास है, ये पास है तो इसके हिसाब से चलेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा, ये इसके पास है तो ये वाले कार्बन इसके हिसाब से, इनके लिए कहीं भी होगा। आगे समझ क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव, क्लियर है। आप ये क्या बोल सकते हैं, ये जो है ये ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये है माइनस, तो ये सब क्या हो गए प्लस आई। आगे समझ क्लियर है। ये हो गया आपके नोट किया, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट इतना सभी लोग रिवाइज करके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास जब होगी उधर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो पहली एक्सरसाइज सभी के सॉल्व करके लाना है, लिख के मेरे को दिखाना है, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं क्लास, वो लोग मेरे को पीडीएफ भेजेंगे, जितने क्वेश्चन हो जाएं, और जो ना हो वो मेरे से डाउट पूछें, क्लियर है। तो क्या होमवर्क क्या है, जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में ये कंटिन्यू, क्लियर है। चलो बाय। लिख लिया था ये सभी ने ऑनलाइन। Yes, sir.